नमस्कार मित्रों। आज जो विषय मैं लेकर के आया हूँ वो बीए भाग प्रथम के लिए है। सूफी काव्य परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा और जायसी। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण और सगुण काव्य परंपराएं चलती हैं। तो उन काव्य पद्धतियों में निर्गुण जो काव्य धारा है उसमें भी दो भाग हैं, प्रेमाख्यान और दूसरा है संत काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के दो भाग हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक है दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा में ये आता है सूफी काव्य धारा। तो हमें देखना यह है कि ये जो सूफी काव्य धारा है इसकी परंपरा किस तरह से हिंदी साहित्य में विकसित हुई और उस परंपरा में जायसी की क्या स्थिति है, उनका स्थान क्या है, ये हमें देखना है। तो जो टॉपिक हमने लिया है वो है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा और जायसी। तो देखिए, अंधविश्वासों से भरा हुआ, या यूँ कहें कि अंधविश्वास प्रधान और शुष्क धर्म था इस्लाम। और इस शुष्क और अंधविश्वास से भरे हुए इस्लाम धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में सूफी मत अलौकिक भक्ति के साथ साथ लौकिक भक्ति को लेकर के और साहित्य के क्षेत्र में इसका उदय हुआ और इसने अलौकिक और लौकिक प्रेम को महत्व देते हुए साहित्य के क्षेत्र में प्रेम और सौंदर्य की रक्षात्मक अभिव्यक्ति की है। तो धर्म में अंकुरित होने वाला मादन भाव और उसकी अभिव्यक्ति सूफी मत में अलौकिकता का एक तरह से ताना बाना बुन करके प्रतिष्ठित हुई या उसकी प्रतिष्ठा की गई। भावुक जो सूफी कवि थे उन्होंने इस लौकिक अलौकिक रति भावना की अभिव्यक्ति के लिए क्या किया, प्रेम कथाओं को आधार बनाया, प्रेम कथाओं को माध्यम चुना और प्रेम कथाओं पर आधारित उन्होंने अपने काव्य की रचनाएं की। वो रचनाएं सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के नाम से जानी जाती हैं। इन प्रेमाख्यानों में या इन प्रेम से युक्त काव्यों में अधिकांश की जो कथा वस्तु है वो हिंदू धर्म और हिंदू जीवन से ग्रहण की गई है। ये इसकी मुख्य बात है। इसके जो कवि थे वो मुस्लिम थे, किंतु इन्होंने जो अपने काव्यों की रचना की है उन काव्यों की जो एक तरह से कथाएं थी वो कथाएं प्रेम कथाएं थी और उन प्रेम कथाओं में उन प्रेम कथाओं की जो मेन कथा वस्तु थी वो हिंदू धर्म पर आधारित थी और हिंदू धर्म पर आधारित होते हुए हिंदू जीवन से इन्होंने उसको ग्रहण किया है। तो हम कह सकते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान कवियों ने प्रेम कथाओं के माध्यम से अपने प्रेम की पीर की अभिव्यक्ति का सहज, सरल और मनोरंजक जो रूप प्रस्तुत किया है वो हिंदू धर्म से, हिंदू जीवन से ग्रहण किया है, उसी को इन्होंने अपना माध्यम बनाया है। इसमें जहाँ एक और अपने मत और सिद्धांतों को इन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित और प्रसारित किया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय धर्म, दर्शन और उसके प्रति इनकी एक प्रकार से उत्कृष्ट कोटि की सहानुभूति, सहिष्णुता, उसका भी इन्होंने परिचय दिया है। तो इस प्रकार से सूफी प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा है वो हिंदी के मध्यकाल में
भक्ति युग में आई और उसमें इन्होंने, कवि इसके मुस्लिम थे और इन्होंने अपने काव्य की जो थीम रखी है, जो आधार रखा है, वो हिंदू धर्म को रखा है और हिंदू धर्म से हिंदू जीवन उसको है जो इन्होंने अपने काव्य का मूल आधार बनाया है। अब देखते हैं हम कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का जो मूल एक प्रकार से उद्भव है वो किस प्रकार हुआ और कहाँ से हुआ। तो सामान्यतः इसमें क्या है कि हिंदी के जो विद्वान हैं वो सारे एक मत तो नहीं हैं और न ही अब तक किसी भी विद्वान के मत को या उसकी राय को सारे विद्वानों ने एक स्वर में या एक मत में स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी हमें देखना है कि इसका उद्भव किस प्रकार हुआ, कहाँ से हुआ है। तो हम देखते हैं इतिहास के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घरों में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने बहुत कुछ हेरफेर किया है और कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी था, यदि हम रामचंद्र शुक्ल के इस कथन की पुष्टि करें तो इन जो कवि थे, सूफी कवि थे, इनके एक प्रकार से जो पाठक थे या इनके जो भक्त थे या इनके जो दर्शक या वो थे, तो वो हिंदू अधिक थे। तो इस प्रकार है जो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और आगे यदि हम देखें तो सूफियों के द्वारा जो प्रेम गाथाएं लिखी गई हैं, उन गाथाओं में जो परंपरा है वो परंपरा बहुत पुराने समय से हिंदू धर्म में प्रचलित थी। उन्हीं को इन्होंने, क्योंकि वो सहज रूप से इनको उपलब्ध थी, हिंदू धर्म में इस प्रकार की कहानियाँ, कथाएं, लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी निर्बाध रूप से चली आ रही थी, उन्हीं को इन्होंने अपनी कथा का आधार बना लिया। सूफियों द्वारा निबद्ध और जो प्रेम कथाएं थी, जो प्रेम कहानियां थी, वो सारी की सारी लौकिक हैं। इन लौकिक प्रेमाख्यानों में, काव्यों में अद्भुत एक प्रकार से साम्य देखने को मिलता है और वो है लोक जीवन का समान आधार। इनकी एक लंबी परंपरा का उल्लेख जायसी ने अपने पद्मावत में किया है। उन्होंने मृगावती, मधुमालती और चित्रावली इनका उल्लेख करके एक और तो ये एक तरह से प्रमाणित किया है कि हिंदी साहित्य में उनसे पूर्व प्रेमाख्यान काव्यों की एक लंबी परंपरा थी और मधुमालती, मृगावती आदि उसी परंपरा की प्रेम कहानियाँ हैं। तो दूसरी ओर उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वे अनेक प्रेम कहानियों से भली प्रकार परिचित थे, भले वो लिखित में नहीं हो, पर लोक जीवन में उनका प्रचलन बहुत अधिक था या उनका होना जायसी ने बताया है। उनका एक उदाहरण है, बहुतन ऐस जीव पर खेला, तू जोगी कित आही अकेला, विक्रम दशा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा, मधुमाछ मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा वैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयौ, मिर्गा गावती कह जोग भयौ, साध कुंवर खंडनवत जोगु, मधुमालती कर कीन वियोगु, प्रेमावती कह सुर शरीर साधा, उषा लागी अनुरुद्धवर बांधा। तो जायसी के इस प्रकार के उल्लेख उनकी कहानियों या उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अब देखना ये है कि इनकी जो परंपरा है उसमें
एक वर्ग के जो विद्वान हैं उनका मानना है कि इनकी जो प्रेम कहानियाँ हैं वो साहित्यिक परंपरा से आती है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्याम सुंदर दास, ये विद्वान इनका मानना है कि इनकी जो सूफियों की जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा है वो साहित्यिक परंपरा है, इसमें कोई अलग से कोई नई बात नहीं है। तो दूसरा वर्ग ये मानता है कि जायसी द्वारा उल्लेखित जो प्रेम की कहानियाँ वो साहित्यिक परंपरा नहीं है, उनके अनुसार ये कहानियाँ मात्र है, या इनकी जो कहानियाँ हैं वो लौकिक मात्र है, जिसको लोक कथा कहते हैं, जिसमें एजी सिरेफ इस मत को स्वीकार करते हैं। और इस वर्ग के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि जायसी ने अपने पद्मावत में जो प्रेम कहानियों की जो नामावली प्रस्तुत की है वो साहित्यिक परंपरा के प्रेमाख्यान काव्यों की नहीं है, बल्कि लोक में प्रचलित प्रेम कहानियों की है। इन विद्वानों के अनुसार जो प्रेम कहानियां हैं उसके संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इनका स्वरूप क्या था। ये मौखिक परंपरा में प्रचलित कहानियां हैं। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ मात्र मानते हैं, लोक दंत कथाएँ इस तरह की मानते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी अधिकांश विद्वान हैं जो ये इसको साहित्यिक लोक कथाओं से उल्लेखित करते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मत है उससे अधिक विद्वान सहमत हैं। अब यदि हम देखें कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो सूफी प्रेमाख्यान काव्यों की एक साहित्यिक परंपरा रही है। हिंदी में ही नहीं, प्राकृत और अपभ्रंश में भी प्रेम कथाओं पर आधारित काव्यों की रचना होती रही है। विक्रम की 9वीं शताब्दी में प्राकृत भाषा में कवि कौतूहल का लीलावती नामक प्रेम काव्य मिलता है। इसी प्रकार विक्रम की 10वीं शताब्दी में मयूर कवि ने पद्मावत कथा नामक एक प्रेम काव्य की रचना की थी। ये परंपरा संस्कृत के प्रेम प्रधान नाटकों से आई थी, जैसे स्वप्नदास, सवदत्ता और रत्नावली नाटिका। आगे चलकर के प्राकृत और अपभ्रंश में प्रेम काव्यों की या प्रेम कथाओं का अनुकरण हुआ, और उसी अनुकरण के प्रतियुक्त प्रेम काव्यों की एक परंपरा चल पड़ी, जो आज चल करके मधुमालती और मृगावती जैसे प्रेमाख्यान काव्यों की एक साहित्यिक परंपरा बन गई है। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि मधुमालती, मृगावती जैसी पुस्तकों का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। इनकी लोकप्रियता का भी पता चलता है। बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र अर्धकथानक में इन पुस्तकों की लोकप्रियता की एक प्रकार से व्यंजना की है, और उन्होंने लिखा है कि मधुमालती और मृगावती को पढ़ने का ऐसा चस्का लगा था कि वे दुकान का सारा कामकाज छोड़ करके घर बैठे इन्हें ही पढ़ते रहते थे। इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है, अब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती, पोथी दोई उपचार। तो इस प्रकार से है जो ये जो सूफी काव्य परंपरा है, इसका प्रारंभ है जो आदिकाल से रहा है, या यूँ कहें कि ये जो विक्रम की 9वीं शताब्दी और उससे भी पहले प्राकृत और अपभ्रंश में भी इनका प्रेमाख्यान काव्य परंपराओं का एक प्रकार से मूल रूप देखने को मिलता है। आगे यदि हम देखें तो जायसी द्वारा उल्लेखित प्रेम कहानियों में से आज मधुमालती और मृगावती ये तो उपलब्ध है, दूसरी पुस्तकों के संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है।
कुछ इनके अतिरिक्त है जो लक्ष्मण सेन, पद्मावती, ये भी कहीं न कहीं मिलती है। लेकिन मूल रूप से मधुमालती और मृगावती ही उपलब्ध है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में ऐतिहासिक क्रम से यदि हम बात करें तो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन, कुतुबन कृत मृगावती, मंझन कृत मधुमालती, जायसी कृत पद्मावत, चित्रलेखा और उस्मान कवि रचित चित्रावली, ये पुस्तकें हमें देखने को मिलती है। चंदायन कवि मुल्ला दाऊद कृत प्रेम काव्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में कुतुबन कृत मृगावती, इसकी गणना की जा सकती है। इस काव्य में कंचनपुर के राजा की राजकुमारी मृगावती और चंद्रगिरी के राजकुमार की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम वर्णन के साथ साथ अलौकिक प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। और मंजन कवि कृत मधुमालती, ये भी एक प्रेम कथा काव्य है। इसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में विरह वर्णन को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ये भी एक बहुत सुंदर रचना है। तो प्रेमाख्यान काव्यों में जायसी के पद्मावत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है।